नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सही राजनीति। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब, जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और सरकारों के बारे में गहन अध्ययन कर भारी जानकारी हासिल है, वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में वास्तव में होना चाहिए। राजनीति में पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं होगी, सिर्फ सही बात होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। आप इस प्रोग्राम पर गहरी नज़र रखें और समय समय पर हमें सुझाव दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297770। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर भेजें। नमस्कार दोस्तों, सही राजनीति के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद आए नतीजों और भविष्य में देश की राजनीति पर पड़ने वाले उसके परिणामों को लेकर प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से हम जानना चाहेंगे कि किस महामारी के दौर में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव कराए गए, क्या वो सही था, और अगर जो चुनाव हुए उसमें कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल था उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्या स्थिति ये समाज और देश के लिए सही थी। अब जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो इन नतीजों का भविष्य की देश की राजनीति पे कैसा और कितना प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में भी हम उनसे सवालात करेंगे। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि विधानसभा के जो 5 राज्यों के चुनाव कराए गए और कोरोना महामारी चल रही थी पूरे देश में, बावजूद इसके दूसरे राज्यों से नेताओं को और कार्यकर्ताओं को ढो ढो कर बसों और ट्रेनों में, हवाई जहाज में जो है कलकत्ता, पांडिचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम, केरल ले जाया गया और कोरोना की महामारी को एक तरह से राजनीतिक दलों, सत्ताधारी दलों ने फैलाने का काम किया। इसको ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? क्या इस तरह की राजनीति हमारे देश के लिए सही है? कोरोना का जो कहर है ये कब तक चलेगा और कब तक रहेगा उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जो पहला दौर पे जो आया था 1 साल से, उसमें कुछ लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन दूसरा चरण में जो आया उसमें काफी लोग संक्रमित हुए, अब मर भी गए। ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उसके साथ कोरोना को काबू में लाने के लिए भी आपके लीडरशिप की जरूरत है और एक स्ट्रॉन्ग सरकार की जरूरत है। उसके लिए चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव होना भी आवश्यक है। आपको याद होगा कोरोना काल में ही पिछले बार नवंबर दिसंबर में अमेरिका में भी चुनाव हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को पहले तो नजरअंदाज किए, उसके बाद उसको ठीक से उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए चुनाव हार गए। तो चुनाव वहां भी हुआ था। चुनाव तो मेरे ख्याल में लोकतंत्र में होना चाहिए। लोकतंत्र में व्यवस्था को बनाने का
सरकार बनाने का एक प्रक्रिया है, वो होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंडिया में हुआ और 5 राज्यों में, उस तरह इस महामारी में नहीं होना चाहिए था। हमारे लोग ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, रैलियां ज्यादा होती है और लोग रास्ते में आ जाते हैं, गाना बजाना भी होता है, कुछ अखबारों में उसको लोकतंत्र का नाच भी कहा है, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, एक जश्न का माहौल आ जाता है, जैसे हम लोग का त्योहार होता है। लोकतंत्र में चुनाव हमारे लिए त्योहार है, लेकिन जो जानलेवा बीमारी आपके सामने है, उस त्योहार को थोड़ा सा दूसरे ढंग से उसको हमें करना चाहिए था। लोगों को मास्क पहनाना था, जो दूरी कहते हैं 2 मीटर दूरी में आपको लोगों को बिठाना था, सर रैली नहीं करना। जी सर, सरकारें और सभी समझदार लोग ये कहते हैं दुर्घटना से सावधानी भली, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तो लगता है इस फार्मूले को जो है उल्टी तरह से ले रहे हैं। पहले जो दुर्घटना करते हैं, फिर उसके उपचार करने में लगते हैं। इसको आप किस तरह से लेते हैं, क्या ये सही है? ये मुझे याद है सिराज साहब, एक ये फूलन देवी जो थी बाद में सांसद बनी, उनके ऊपर एक पिक्चर फिल्माया गया था। वहाँ एक डायलॉग में वो कहती है, जो आपको भी जवाब भाई, हमारे देश में लोगों को जान को कैसे दिखे जाती है। उन्होंने कहा तुम एक को मारोगे तो तुम बागी या दोषी ठहराओगे, लेकिन तुम ज्यादा लोगों को मारोगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुम मशहूर हो जाओगे। फूलन देवी अपना साथी को कहता है। इसीलिए हमारे देश में एक का दुख का कोई मरता है तो उसको ज्यादा लोग परवाह नहीं करते हैं। बहुत लोग जो मर जाते हैं तभी जाके खबर बनती है, लेकिन ये बड़ा दुख स्थिति है। एक ही भी जीवन बहुत बड़ी कीमती होता है, जो परिवार के लिए जहाँ मौत होता है। तो ये सरकारों ने, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्रियां थे, जो नेता थे, सबकी गलती है। और ये इन्होंने इसको फैलाने का काम किया। उसके साथ साथ लोग कुंभ मेला का भी नाम ले रहे हैं, जब काफी लोग उसमें डुबकी ले रहे थे गंगा में और बिना प्रोटोकॉल में। ये तो बहुत ही गलत हुआ। उससे निश्चित रूप से ये जो बीमारी फैला है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर चुनाव करना भी था, बहुत जगह में रैलियां नहीं होती है। मैं बिलात में रहा हूँ, चुनाव हो जाता है पता ही नहीं चलता। जहाँ कभी कभार कुछ मीटिंग होता है, वो भी अंदर किसी को बिना डिस्टर्ब किए हॉलों में होती है। हमारे जैसे रैलियां नहीं होती, तो हम इसको भी कर सकते थे। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब डिजिटल इंडिया के नाम को लेकर बहुत आगे चलते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं। तो जब डिजिटल इंडिया एक तरह से आगे बढ़ रहा है, डिजिटली भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये बड़ी बड़ी रैलियों और करोड़ों लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? उस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी तो प्रचार प्रसार हो सकता था। तो उसपे इन लोगों ने दूरदृष्टि दिखाते हुए क्यों नहीं काम किया? बिल्कुल करना चाहिए था। हमें सुनने को मिलता है कि जो बीजेपी का जो चाणक्य कहलाते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं, अमित शाह जी ने काफी वर्चुअल मीटिंग की है कार्यकर्ताओं का और डिजिटली की है। तो ये उन्होंने किया तो चुनाव भी इसे हो सकता था, चुनाव करना चाहिए था, लेकिन जान का खतरा नहीं लेना था। ये महा भूल हुआ है। और टेक्नोलॉजी, आप सही कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे देश में काफी आगे बढ़ गई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इसको किया जा सकता था। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप तो सरकारें बन गई 5 राज्यों में, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि इन सरकारों को त्वरित तौर पर अब अपने अपने राज्यों में क्या करना चाहिए? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भी अब चुनाव प्रचार से फ्री हो गए हैं, तो क्या कोरोना और महामारी को रोकने के लिए दिन रात एक करना चाहिए देश के नीति नियंत्रकों को? निश्चित रूप से ये पहला उनका कार्य सूची में ये पहला कार्यक्रम होना चाहिए और प्रायोरिटी होना चाहिए कि कोरोना को कैसे रोका जाए। और बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर दोबारा जो चुने गए, वो कहते हैं कि मैं पहले कोरोना को कंट्रोल करूंगा, फिर मैं राजनीति देश की और दुनिया की राजनीति के बारे में सोचूंगी। और मेरा पहला टास्क है कि मैं कोरोना को कंट्रोल करूं। लेकिन और एक रिजल्ट और आया, केंद्र सरकार इसमें फेल हुआ, इसमेन दो राय नहीं है। और केंद्र सरकार चुनाव में भी फेल हुआ। लोग इसका तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि 832 सीटें बीजेपी ने लड़ी थी 5 राज्यों में। 832 से उसको 138 का लगभग सीट मिले हैं आसाम को मिला के। कुल 17% सीट मिला, केरल में 0 और बाकी जगह पे भी कम मिले हैं।
तो सिर्फ 32 से 17% वोट मिला। तो ये चुनाव में तो केंद्र सरकार को नकार दिया गया है और एक नया राजनीतिक ट्रेंड देखने को मिला कि लोगों ने राज्य का जो चुनाव है, राज्य के नेताओं को वोट दिया है। जो हमारा संघवाद है और बहुलतावाद है उसी वो बरकरार था। ये केंद्र सरकार नहीं समझ पा रही है, इसीलिए जो राज्य सरकार बने हैं वो मजबूत बने हैं, अच्छे वोट मिले, बहुमत मिला है, डीएमके को अपने से मिला है, केरल का सीट बढ़ा है, ममता जी का सीट बढ़ा है। तो ये एक जीत हुई हमारा संघवाद का और बहुवाद का। तो इसको लेके उसी जीत को जश्न मनाते हुए उनको कुछ कर देना चाहिए कोरोना के ये युद्ध के लिए और कोरोना को काबू करना चाहिए। तो इसका मतलब ये माना जाए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पता नहीं। निश्चित रूप से नहीं, वो ट्रेंड सेंटर में तो अभी उनको बहुमत है, केंद्र में शायद आगे अगर कोई विकल्प ना निकले, एक सुदृढ़ विकल्प ना निकले तो शायद बने रहेंगे। लेकिन मोदी जी जो जाके, इनको पता नहीं कौन उनको सुझाव देता है, इनका एडवाइजर्स कौन है, मोदी जी जाके हर स्टेट में जो अपनी छवि कहते मैं ही लड़ूंगा, बिहार में उन्होंने किया, बंगाल में वही किया और हर जगह ही करते हैं कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव के जो नतीजे भी आ रहे थे, मैं देख रहा था बंगाल में ममता बनर्जी का फोटो, राहुल गांधी का और प्रधानमंत्री जी का फोटो। मुझे लगा राहुल गांधी तो लड़ नहीं रहे थे, प्रधानमंत्री भी लड़ नहीं रहे थे, उनका फोटो क्यों आ रहा है? ये बहुत हास्यास्पद बात है। और प्रधानमंत्री जाके हर राज्य में जाके मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना बहुत तो ये तो एक तरह से हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है नेतृत्व की कमी है, स्टेट में उनके पास चेहरे ही नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा हर जगह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसका नुकसान भी होता है बीजेपी। बहुत जबरदस्त नुकसान है। और बीजेपी वालों को ये ख्याल है कि भाई मोदी जी हमारा ट्रम्प कार्ड है, मोदी जी को हम जान भी चला दें, ये मैजिक का ये नंबर है, हमारा जान भी चला दें वो जीत जाएंगे, वो गलत है। लोग राज्य में लोग केंद्रीय नेता, राज्य नेता को वोट दे रहे हैं। ये पिछले चुनाव में देखी गई है, चाहे आप गुजरात में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब गैर बीजेपी का सरकार बना। बाद में तो उन्होंने ये कभी अलग बातें दो रखी हैं, तो गैर बीजेपी सरकार वहां बना है। ये ट्रेंड बना हुआ है कि राज्य में नेता लोकल होंगे और केंद्र में अलग होंगे। सो मोदी जी कितना भी लड़ने जाके लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे, अपना ही तोहिन करने वाली बात है। बीजेपी को सीख लेना चाहिए, वो नहीं चलेगा। केंद्र में ठीक है अभी तक, जब तक विक्रम नहीं निकला, लेकिन हर राज्य में जाके उनका नाकामी मिला। तो गिरीश साहब आप ये बताइए कि क्या ये 5 राज्यों के चुनावी नतीजे ये साबित करते हैं कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी से मुक्ति दिलाई जा सकती है इस देश को? हमारे जैसे देश में लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडर, इन मजबूत नेता को ढूंढते हैं, और जो ओपोजिशन में अगर ऐसे मजबूत नेता ना आए और जो ये लोग गुट बनाएंगे वो खिचड़ी बन जाए तो लोग शायद उसे पसंद ना करें। स्टेट में भी वही देखिए, केरल में विजयन जी का जीत हुआ, तमिलनाडु में स्टालिन साहब के नाम पे वोट मिला, अब बंगाल में ममता बनर्जी के नाम पे वोट मिला है। तो एक लीडरशिप बेस्ड, जो नटवर सिंह एक लिखते हैं, इंटेलेक्चुअल है, कि पॉलिटिक्स हमारा देश में और दुनिया में आजकल एक नेता के ऊपर आधारित है, स्ट्रॉन्ग नेता। तो इसीलिए जब तक ओपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग नेता उभर के नहीं आएंगे, जैसे शरद पवार जी मान लो स्वस्थ होके एक स्ट्रॉन्ग नेता है, इस तरह का कोई नेता ना आए तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। हाँ, अब जो दूसरा राजनीति का ढांचा जैसे है, इसको सामूहिक लीडरशिप बोलते हैं, उसको ये लोग अगर प्रेजेंट कर सके, लोगों के सामने रख सके, हो सकता है जनता पार्टी में जैसे हुआ था तो 70 के दशक में। लेकिन मुझे लग रहा है कोई लीडर निकले जो सेंटर को रिप्रेजेंट करे, बाकी कोalition बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लीडर होना चाहिए जिसमें समझ हो और देश की बात कर सके, तब इनको मात दी जा सकती है। जैसा आपने कहा कि शरद पवार जी जो है उनका स्वास्थ्य जो है साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो वो काफी अनुभवी नेता है और सर्वमान्य नेता है, विपक्ष का चेहरा हो सकते थे, लेकिन तेजस्वी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे आपके अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, या कोई भी जो है
क्षेत्रीय नेता जो हैं, छत्रप कहलाते हैं, जो वो लोग जो है इस लायक नहीं है जो केंद्रीय तौर पर जो है नेतृत्व दे सके, तो क्या ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी के कंधों पर दी जा सकती है? सिराज साहब, ये जो ट्रेंड है, जो ये बड़ा दिलचस्प बात है। जैसे जो क्षेत्रीय नेता है, स्टेट लीडर है, स्टेट में तो स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन वो स्टेट से बाहर उनका रुचि नहीं है। और वो उदाहरण के तौर पर ये देखिए आप, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी को देख लीजिए। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, ना यूपी का प्रेसिडेंट है। यूपी का प्रेसिडेंट नहीं है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, लेकिन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी को बाहर जाके, यूपी से बाहर जाके कहीं कैंपेन करना किसी के लिए, अपना पार्टी के लिए नहीं देखा। वैसे ममता जी कर, ममता बनर्जी भी, उनका पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITMC। लोग TMC कहता है, लेकिन असल नाम है AITMC। उसका भी वो नेशनल प्रेसिडेंट है, लेकिन वो बंगाल से बाहर नहीं है। स्टालिन वही बात है, DMK तो DMK की रीजनल पार्टी ही है। तो जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं, कोई नेशनल पार्टी नहीं बनाए हैं जिसमें नेशनल प्रेजेंस हो। तो हमें ऐसे केंद्र में नेता चाहिए जो केंद्र का ही सोचे। सर, नेशनल पार्टी जो है कांग्रेस है, लेकिन उसकी इन 5 विधानसभा चुनावों में और पिछले चुनावों में जिस तरह की दुर्दशा हो रही है या दुर्दशा है, उसको देखते हुए विपक्षी दल, क्षेत्रीय नेता जो है, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस के किसी नेता को अपना नेता मानने की स्थिति में नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में शिकस्त देने के लिए किसको आगे लाया जाए? इसका मैं व्यक्ति नहीं कह सकता हूँ किसको लाया जाएगा, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ, जो आपने प्रश्न पूछा, मैं कम से कम 8-10 दिन से सोच रहा हूँ। मेरा शोध ये कहता है कि आप व्यक्ति को मत लीजिए, विचार को लाइए सेंटर में, कोई भी व्यक्ति उसको रखे, और बाकी लोग जो अपना सेंटर में, स्टेट में बने रहें, अपना राज्यों के संभाले उसमें बने रहें। जो व्यक्ति इस विचार को, नैरेटिव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, विचार को, जो बीजेपी का विकल्प विचार हो और एक अच्छा विचार हो, उसको सामने रखे, और बाकी सब उसको सपोर्ट करें, और जनता उसको सपोर्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे आ जाए, वो नेता बन जाएगा। जरूरी नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन केंद्र में वो जो जगह रिक्त है अभी, उस जगह को कैप्चर कर ले। मतलब आप ये चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण साहब की तरह कोई एक ऐसा आदमी, न्यूट्रल पर्सन जो है, आगे आए, सारे क्षेत्रीय दल जो है, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उसको केंद्र में रख के मोदी का मुकाबला करे, और बाद में सर्वसम्मति से जो है उस आदमी को अलग करते हुए इन्हीं में से किसी का जो है प्रधानमंत्री पद पे चुनाव हो। बिल्कुल, ये एक ढांचा हो सकता है। जयप्रकाश नारायण जैसे कोई व्यक्ति आ जाए, उस वक्त सही कह रहे हैं, उस वक्त जो इंदिरा गांधी जी का जो ताकत था और जो ये रुतबा था, वैसे ही मोदी एक तानाशाह के रूप में एक ताकत बन गए हैं। उसको चुनौती देने के लिए ऐसे अगर युग स्रष्टा जिसको कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी से कोई मिल जाए, लेकिन वो इस तरह का व्यक्तित्व बड़ा दुर्लभ होता है, आसानी से नहीं मिलता है। तो आप, ये तो पहला ढांचा है। दूसरा और ढांचा हो सकता है सिराज जी, कि जो चंद्रबाबू नायडू थे जमाने के, थे आंध्र के, लेकिन कोऑर्डिनेशन करके दोनों फ्रंट जो थे, यूनाइटेड फ्रंट बना था, नेशनल फ्रंट का, दोनों के कन्वीनर थे, और सब उनसे बात भी करते थे। ऐसे जगन अभी है, जगन के पास पैसा है और बहुत ही संपन्न आदमी है और काफी जुझारू आदमी है। ऐसे कोई व्यक्ति वो प्राइम मिनिस्टर का नाम रखे, लेकिन सबको इकट्ठे करे, इकट्ठे करके चुनाव लड़ा, तब भी बन सकता है। दूसरा ढंग, एक तरह से कन्वीनर बन जाए, सबको कन्विंस करके एक मुद्दे पे जी अपना महत्वाकांक्षा ना रखे कि मैं पीएम बनूंगा, चुनाव हो जाए, हार जाएंगे, चुनाव कोई भी पीएम बन सकता है। और देखिए ना, कांग्रेस जो यूपीए सरकार 2 बार बनाई, एक बार में तो मनमोहन सिंह कहीं नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बन गए, है ना। प्रधानमंत्री ऐसे भी बने हैं, देवेगौड़ा कहीं नहीं थे, गुजराल साहब कहीं नहीं थे, वीपी सिंह का भी पूरा नाम नहीं आ रहा था, उसको भी चक्कर चल रहा था। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अभी सबसे पहले विपक्षी दलों की प्राथमिकता ये होना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक मजबूत
व्यक्तित्व खड़ा किया जाए जो धुरी के रूप में सारे राज्यों को प्रतिनिधित्व दे और जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करे। पहली प्राथमिकता यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्तमान कुशासन से देश को मुक्ति दिलाना। यस, व्यक्तित्व भी चाहिए और मैंने जब पहले कहा विचार भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आप हो मैं हो, कोई भी व्यक्ति एक नया विचार लाकर रख दे और वो लोग उसको समर्थन करें तो उसी विचार के इर्द गिर्द में वो प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लोग कहते हैं। फिर बाकी लोग उसको सपोर्ट करें और मिलकर लड़ें तो ये नतीजा आ सकता है। व्यक्तित्व बाद में निकलेगा, चुनाव के बाद भी बन सकता है। लेकिन मैं अभी कहूँगा अगर व्यक्तित्व आपके पास नहीं है, ऐसे कोई कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व आपको नहीं मिल रहा है तो विचार को पकड़े, ठीक है ना। व्यक्तित्व सामने आ जाएंगे चुनाव के बाद, वो भी हो सकता है क्योंकि अभी विचार का भी टकराव है। और बंगाल में जिस तरह का चुनाव हुआ, एक तरफ सांप्रदायिक था, 70-30 के चुनाव कह रहे थे, 70% हिंदू 30% मुसलमान, और उन्होंने सोचा कि ध्रुवीकरण वहां हो गया लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है जी, नहीं हो पाया तो वो विचार मात खा गया। लोग सांप्रदायिकता को छोड़ के बहुलता पर विश्वास किए और विविधता पर विश्वास किए, तो उन्हें विचारों को सामने लाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रम्प कार्ड था, जो उनका एनालिसिस था, जो उनका अध्ययन था, जो उनकी विचारधारा थी कि किसी तरह से जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर पूरे विधानसभा के, पश्चिम बंगाल के खास तौर से विधानसभा चुनाव को मोड़ दिया जाए या झोंक दिया जाए, उसमें वहां के पढ़े लिखे हिंदुओं ने, समझदार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की उस गंदी राजनीति को दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी की सरकार बनवा दी। बिल्कुल, इसमें लेकिन दो बातें हैं सर। ये जो ध्रुवीकरण जो था वो नहीं हो पाएगा और हिंदू मुस्लिम में उन्होंने 2 बार वोट जीत लिए हैं और तीसरे बार ये कार्ड नहीं चलेगा, ये तो तय है। लेकिन ये भी नहीं चलेगा जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं बाकी लोग, मैं उसके खिलाफ हूँ। हमारा देश में सेकुलरिज्म नहीं चलता है। अब बंगाल में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एक फुरफुरा शरीफ से उठा के एक रेडिकल क्रांतिकारी मुस्लिम यंग मुस्लिम को उन्होंने खड़ा कर दिया। वो मुस्लिम पॉलिटिक्स इस्लाम की बात करता है, ठीक है ना, वो भी बहुत प्रगतिशील बात नहीं कर रहा था, तो उसके जो वक्तव्य महिलाओं के बारे में, बाकी लोगों के बारे में गलत है। अब्बास सिद्दीकी बिल्कुल, तो आप उसके साथ जब अलायंस कर दिए फिर सेकुलरिज्म का आपको क्या अर्थ होता है? आपकी बात से हम सहमत हैं। मतलब हमें किसी भी तरह के कट्टरवाद से मुक्ति लेना चाहिए और संविधान के हिसाब से जिसका जो धर्म है वो उसको अपनाए, लेकिन राजनीति में जो धर्म का दुरुपयोग ना हो। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कि हमारा देश धर्म बहुल होना चाहिए कि ना धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। ये बहुत बड़ा चेंज है जी। ये शुरू से मैं कब से 5-6 साल से कह रहा हूँ सिराज साहब। अभी हम एक अध्ययन कर रहे हैं पाकिस्तान, श्रीलंका और हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी है, श्रीलंका में बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी है। पाकिस्तान से रिपोर्ट ये आई है, लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम स्कूल में पढ़ाया जाए लेकिन सही ढंग से पढ़ाया जाए, तो अच्छी चीज जो इस्लाम में वो पढ़ाया जाए। पाकिस्तान में कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, वो ओपनली उसको लोग प्रचार करें और पढ़े भी, लेकिन उसमें ऐसे होगा तो गलत चीजें प्रचार नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन हम उसको दबा रहे हैं, हम मस्क में रख दिए, जहां तकरीर होता है मस्जिद में होता है, स्कूल में क्यों नहीं होगा? आप इस्लाम एक रिलीजियस स्टडीज में इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं पढ़ाते? सब बच्चों को पढ़ना चाहिए। अरे हिंदू रोड का भी इस्लाम पढ़ सकता है, क्या दिक्कत है ना? तो फिर समझेगा ये क्या चीज है। फिर उसके बाद में जो गलत धारणा है कि इस्लाम के बारे में जो पॉलिटिक्स से सिखाया जाता है वो नहीं कुछ समझेगा, ठीक है जी। मेरे कहने के धर्म बहुत ऐसा है, हर धर्म के लोगों को बेसिक चीजों को, मौलिक चीज को समझना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल कि इस महामारी के दौर में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को क्या क्या ऐसे कदम त्वरित उठाना चाहिए जिससे जो हजारों लोग रोज आज मर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस की कमी की वजह से, सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, अस्पतालों में जो है बेड नसीब नहीं हो रहे हैं, हमारा देश आजाद हुए 75 साल हो गए, आज भी ये स्थिति है, तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? अभी हम लोगों को, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? इसमें जो पारदर्शिता है ये पहले लाना चाहिए। जैसे
एक बार ये कोर्टों ने कहा था और बाकी ये भी कि एनजीओ को और जो सामाजिक प्रबुद्ध समाज के ग्रुप हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और जो मुझे सुनने को मिल रहा है कि बाहर से काफी सपोर्ट आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहा है और ऑक्सीजन उसी का ज्यादा कमी है और काफी 6000 कॉन्सेंट्रेटर आया है और सरकार ने रेड क्रॉस को बनाया है कि इसी के थ्रू आवंटन होगा उसका और कोई पब्लिक सेक्टर के कोई HCL किसको बनाया उन्होंने ये करके और लोगों का ये शिकायत किया कि लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है, विशेष करके गैर बीजेपी सरकार जहाँ पर है राज्यों में वहाँ और भी नहीं पहुंच रहा है। ये दुख स्थिति है। ये जैसे आता है मैं तो कहता हूँ एनजीओ को जो सबसे बड़ा एनजीओ है कुछ एनजीओ को उनका ये इंटरव्यू में बुलाया जाए, उनको कहे तो भी इसको बांटो जैसे और पहले तो हॉस्पिटल को पहुंचाया जाए, हर हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया जाए जो सपोर्ट आ रहा है उसको। दूसरी जहां भी संभावना है ऑक्सीजन बनाने का प्लांट जहां भी खाली पड़ा हुआ है सरकार कहते तुम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करो, तो कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन तुरंत इसका प्रोडक्शन हो जाएगा फिर ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। ये महामारी में जरा से दो ही चीज का जरूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि लंग्स के ऊपर आक्रमण होता है, दूसरा स्टेरॉइड की, वो तो स्टेरॉइड तो मिल ही रहा है और कोई चीज की जरूरत नहीं है, बाकी चीज तो अपने पास है। ऑक्सीजन की कमी से लोगों का मौत हो रहा है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन अगर मिल जाए लोगों को घर से भी ट्रीटमेंट हो सकता है बेड से ज्यादा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हमने खुद महसूस किया इस चीज को, हम लोग कुछ ऑक्सीजन की डिमांड था जमुनानगर दुनिया भर से जाकर ऑक्सीजन लाए, तो ऑक्सीजन उपलब्ध कर दिया जाए लोगों को तो सांस ले सकते हैं और लोग बच सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, तो ये छोटी सी काम सरकारें क्यों नहीं कर पा रही समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में सुनने को मिला कि 35 ऑक्सीजन सेंटर आपको खोलना था, एक भी नहीं खुला, 3-4 ही खुला गया और वो पीएम केयर्स फंड से कुछ पैसा आना था वो अभी तक नहीं खुल पाया। क्यों नहीं खुला? अगर नहीं भी खुल पाया इसको खोलने बहुत समय लगता, 2-4 दिन के अंदर उसको चालू करा दो सब चीज को। उसमें एक मशीन होता है ऑक्सीजन को कन्वर्ट करेगा फिर गैस सिलेंडर में भर के दे दो, इसको कहते हैं इनएफिशिएंसी है। और इतना सपोर्ट आ रहा है दुनिया भर से सपोर्ट आ रहा है, वो भी ठीक समय ऐसे लोगों को ठीक तरीके से पहुंच सकती है, बड़ा दुख स्थिति है, उसको लोग क्वेश्चन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया YouTube चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।